हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। आज का टॉपिक है बेसिकली स्टाफिंग प्रोसेस। तो आइए हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि स्टाफिंग आखिर क्या होता है ना। स्टाफिंग देखिए, बेसिकली स्टाफिंग में हम लोग जो पढ़े थे तो स्टाफिंग में था क्या कि इट इज़ अ प्रोसेस, है ना। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसका काम क्या होता है। इसका काम है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, है ना। स्टाफिंग मीन्स व्हाट? स्टाफिंग मीन्स प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। अब यहाँ पे ये बात आता है कि जैसे कि हम लोग बहुत सारा प्रोसेस हम लोग देखें, फंक्शंस देखें, तो फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन देखे थे प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम लोग क्या करते थे? प्लानिंग में हम लोग देखते थे क्या कि व्हाट वी हैव टू डू, है ना। थिंकिंग इन एडवांस व्हाट वी हैव टू डू इन फ्यूचर। तो हम लोग सपोज कि एक बिजनेस क्या कर ले कि एक बिजनेस में जो मैनेजमेंट है तो उसका प्राइम गोल है, प्राइम प्लान क्या है, क्या कि उसको एक बिजनेस में 5 मोर यूनिट्स ओपन करने हैं, है ना। 5 मोर यूनिट्स ओपन करने हैं, 5 मोर ब्रांचेस ओपन करने हैं। तो अब यहाँ पे ब्रांचेस ओपन करना है, इसका क्या हो गया? प्लान हो गया। और उस प्लान के अकॉर्डिंगली अब ऑर्गेनाइजिंग होगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या कि पुटिंग ऑल द रिसोर्सेज टुगेदर, है ना, टू फुलफिल ऑल दोज प्लानिंग टास्क, है ना। तो अब हम प्लान कर चुके हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो भी हम रिसोर्सेज एक्वायर करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, है ना, तो उसमें हमारा कौन सा प्रोसेस आ जाता था, कौन सा फंक्शन आ जाता था? दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों का हम लोग पढ़ चुके हैं और दोनों का प्रोसेस वगैरह हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है स्टाफिंग, है ना। तो स्टाफिंग बेसिकली हम लोग देख लिए कि बहुत सारे तरीके से हम लोग देखे थे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके हम लोग देखे थे कि स्टाफिंग क्या होता है, ठीक। तो स्टाफिंग क्या होता है ये तो हम लोग देख लिए कि स्टाफिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि फिलिंग द जॉब, है ना, जॉब फुलफिलमेंट। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमको कितने लोगों का ज़रूरत है भी कि नहीं है ना, या फिर अगर जितने लोगों का ज़रूरत है उसको हम कैसे अपॉइंट करेंगे। तो ये सभी चीज़ जो हमको पढ़ना था वो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग कैसे एक्वायर करेंगे, है ना। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों का ज़रूरत है ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में हमको पुट करना, यानी कि उतने लोगों को अपॉइंट करना, है ना, ढूंढना कि कौन कम्पिटेंट है, बेसिकली उसके लिए वो कैपेबल है भी कि नहीं है। तो ये सभी हमारा प्रोसेस, ये सभी हमारा जो स्टेप्स था वो कहाँ आएगा? तो स्टाफिंग प्रोसेस में आएगा, स्टाफिंग में आएगा, ठीक। अब स्टाफिंग का हम लोग प्रोसेस देखते हैं, है ना, एक एक करके हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि व्हाट आर द स्टाफिंग प्रोसेस, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो थोड़ा सा हैं, वैसे ही तो हम लोग क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। एस्टिमेटिंग सबसे पहला चीज़ है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, है ना, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब इसमें आखिर होता क्या है? मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करने का मतलब आखिर क्या है? तो इसका मतलब बेसिकली हमारा क्या आ जाता है कि क्या हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों का ज़रूरत है। सबसे पहला, है ना, हम लोग अगर कॉमन सेंस में भी अगर देखें क्या हो गया कि अगर हमारा खुद का बिजनेस है ना, हमारा खुद का अगर बिजनेस है तो हमको लोगों का ज़रूरत है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोगों का ज़रूरत है, ठीक। और उतने लोगों का जो ज़रूरत है ना, कितने लोगों का ज़रूरत है ये तो हो गया, और जो लोगों का ज़रूरत है उनका कैपेबिलिटीज़, क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, है ना, उनका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ये सभी हम लोग को एस्टिमेट करना पड़ता है ना। इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। जैसे कि क्या इसमें है, हम लोग देखिए नोट्स में हम प्रोवाइड किए हैं जो बिफोर स्टार्टिंग द वर्क द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज असेस्ड। कि कोई भी काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि कितने लोगों का ज़रूरत है, मैन पावर, है ना, कितने लोगों का ज़रूरत। मैन पावर मीन्स व्हाट? मीन्स एम्प्लॉयज़, है ना। तो कितने लोगों का ज़रूरत है ये हम लोग देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एस्टिमेट लगाते हैं कि कौन से जॉब में कितने लोगों का ज़रूरत होने वाला है। तो इसमें हम लोग देखे थे बेसिकली क्या, इसमें हम लोग देखे थे कि 2 पार्ट आता है,
है ना। इस मैन पावर प्लानिंग टेक्निक को हम लोग दो पार्ट में हम लोग कैटेगराइज कर दिए हैं, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। तो आखिर क्या होता है ये वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस? तो बेसिकली देखिए, हम जब जैसे कि हम लोग बात किए थे तो दो चीज़ हो जाता है। एक सबसे पहला वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरली फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों का ज़रूरत है और कितने तरह के लोगों का ज़रूरत है एक काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग मार्केटिंग का एग्जांपल अगर लेते हैं, है ना, तो अगर मार्केटिंग का अगर एग्जांपल लें तो मार्केटिंग एक जॉब हो गया। अब ये मार्केटिंग के जॉब में बेसिकली मार्केटिंग के जॉब में कितने लोगों का ज़रूरत है ना, कितने लोगों का ज़रूरत है। और टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, दोज पर्सन्स हु आर कैपेबल इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, है ना, कि जो मार्केटिंग के टर्म्स में कैपेबल हैं उन्हीं को हम लोग अपॉइंट करेंगे। तो अब यहाँ पे बात आता है क्या कि अगर वो ऐसा क्यों ज़रूरी है कि स्पेशलाइज्ड पर्सन को ही हम लोग अपॉइंट करें, है ना, ये एस्टिमेट करना क्यों ज़रूरी है कि टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों नहीं, अगर हमको जो मिले उसको हम लोग रख लेंगे। तो अब यहाँ पे बात आ जाता है क्या कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अगर हमको फुलफिल करना है तो यहाँ पे हमको मैनेजमेंट का बहुत सारा यहाँ पे क्या है कि मैनेजमेंट का कुछ रूल्स होता था, है ना, कुछ रूल्स या फिर उसका ऑब्जेक्टिव जो होता था उसमें क्या होता था कि कॉस्ट कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम क्या कर सके, ला सके। तो अब आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए और कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि अगर हम जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है, जिस फील्ड में भी हमको काम है, उस फील्ड में जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है उसको ही अगर हम काम सौंपेंगे, है ना, उसको ही अगर हम काम सौंपेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि वो जल्दी से जल्दी हमको काम करके देगा, है ना, कम कॉस्ट में देगा। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उसको पता है कि हमको कॉस्ट कहाँ पे मिनिमाइज करना है, हम कैसे किस वे में मिनिमाइज कर सकते हैं। वो नया नया आइडियाज़ निकालेगा, नया नया क्रिएटिव आइडियाज़ निकालेगा, इनोवेशन करेगा कि हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं अपने कॉस्ट को, है ना। तो ये सबसे पहला वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस इज बेसिकली रिलेटेड विथ वर्क, द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, कि कौन से वर्क में हमको कितने लोगों का ज़रूरत है और कौन से वर्क में हमको कितने लोगों का ज़रूरत है, और दूसरा बात क्या कि वो कैसे होने चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस क्या होना चाहिए। तो ये सबसे पहला एस्टिमेशन हम लोग करेंगे। The next analysis is workforce analysis. Now what it means workforce analysis? Workforce analysis क्या देखता है कि जो भी हमारा काम हो रहा है ना, तो अब वो जॉब जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन जो है कहीं वो अंडर स्टाफ्ड तो नहीं है, कहीं कोई ओवर स्टाफ्ड तो नहीं है ना, और कोई ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। तो यहाँ पे तीन चीज़ देखा जाता है कि कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन में हर ऑर्गेनाइजेशंस का एनालिसिस करते हैं और उसमें देखते हैं क्या कि कहीं वो अंडर स्टाफ तो नहीं। अंडर स्टाफ का मतलब क्या कि जैसे कहीं वहाँ पे 10 लोगों का ज़रूरत है और 10 लोग में से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ 7 लोग ही काम कर रहे हैं। तो 10 लोग का ज़रूरत है और 7 लोग ही काम कर रहे हैं, तो 3 लोग लैक कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होगा, काम कम होगा, वर्कलोड सभी लोगों पे बढ़ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे ये भी हम लोग देखेंगे कौन अंडर स्टाफ्ड है और दूसरा ओवर स्टाफ्ड। तो कौन ओवर स्टाफ्ड का मतलब 10 लोगों का ज़रूरत है और वहाँ पे इंगेज्ड हैं कितने, 15 लोग इंगेज्ड हैं, तो डेट इज़ ओवर स्टाफ्ड। तो वहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी लैक करेगा, ठीक। तो बेसिकली वर्कफोर्स एनालिसिस के थ्रू हम लोग क्या टैकल करते हैं कि जहाँ अंडर स्टाफ्ड है तो वहाँ से हम क्या कर दिए, जहाँ अंडर स्टाफ्ड है और जहाँ ओवर स्टाफ्ड है तो ओवर स्टाफ्ड से लोग को हम निकाल के कहाँ पे रख दिए, कहाँ पे अपॉइंट कर दिए, तो अंडर स्टाफ्ड में हम लोग अपॉइंट कर दिए। फॉर एग्जांपल, है ना, सेल्स का 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट ए में 10 लोगों का ज़रूरत था, है ना, और वहाँ पे लोग थे कितने, तो वहाँ पे लोग थे 15, और डिपार्टमेंट बी में 15 लोगों का ज़रूरत था और वहाँ पे लोग कितने थे, तो सिर्फ 10 ही थे। तो हम क्या कर देंगे, जहाँ ओवर स्टाफ थे वहाँ से हम निकाल के कहाँ पे हम अपॉइंट कर देंगे लोगों को, जहाँ पे वो अंडर स्टाफ्ड हैं। तो ये वर्कफोर्स एनालिसिस से हम लोग बेसिकली इंटरनल मैनेजमेंट का काम करते हैं, और वर्कलोड एनालिसिस से पता चलता है कि कितने हमको फ्रेश रिक्रूट का ज़रूरत है, बाहर से कितने लोगों को अपॉइंट करने का ज़रूरत है, ठीक।
नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आखिर क्या होता है? बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज मीन्स व्हाट? प्रोस्पेक्टिव मतलब जो आगे आने वाले हैं, है ना, यानी कि जो रिक्वायर्ड है, कितने लोगों का हमको ज़रूरत है, ये हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं, है ना, सर्चिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्ट करना नहीं होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? सर्च करना। कि अब जैसे कि हम लोग देखेंगे क्या कि अब सेल्स डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट में लोगों का ज़रूरत है, तो अब वहाँ पे लोगों का ज़रूरत है, तो वहाँ क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? लोगों का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। तो अब ये सभी कुछ उनमें स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, है ना। और अब कुछ क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक। तो अब ये सभी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? सर्च करना स्टार्ट करेंगे, हम लोगों को सर्च करना स्टार्ट करेंगे। हाउ वी स्टार्ट सर्च, है ना, हाउ वी स्टार्ट सर्चिंग। तो अब सर्चिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो यहाँ पे बात आता है कि बहुत तरीका है इस सर्च करने का। अब तो बहुत सारा तरीका आ गया, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली बहुत सारे होते हैं, आजकल तो वेब पब्लिशिंग भी हो रहे हैं, है ना, टीवी के थ्रू हो रहा है, फिर आपका न्यूज़पेपर के थ्रू हो रहा है, मैगजीन्स के थ्रू हो रहा है, जर्नल्स के थ्रू हो रहा है। तो बहुत जगह पे यहाँ पे क्या होता है? ऐड दिए जाते हैं, या फिर कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है ना। बहुत सारा अलग अलग मेथड्स और है, बहुत सारा ऐसा जगह है कि ऐसा फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है जहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसीज़ है, कंसल्टेंट्स हैं, है ना, जो रिक्रूट करते हैं लोगों को, यानी कि जो वहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक। तो ये सभी वैसे तो ये आपका अलग से एक आपका प्रोसेस है ही, है ना। तो अलग से आपका ये टॉपिक बनेगा, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट आखिर क्या होता है, रिक्रूटमेंट का कितना टाइप्स होता है ना। इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स होता है, तो बहुत सारा उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है रिक्रूटमेंट, ठीक। इसमें बेसिकली इसका कुछ रिक्रूटमेंट में क्या क्या है, तो देखिए, डिटरमाइनिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ सप्लाई। तो कौन कौन से सप्लाई के सोर्सेज हैं ये हम लोग देखेंगे, है ना। आइदर इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अभी हम लोग देख रहे थे वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस, तो उससे हम लोग को पता चलेगा कि हमको इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना है। बाय द वे, हमें एक्सटर्नल और इंटरनल रिक्रूटमेंट दोनों हम लोग पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट इसमें क्या इंक्लूड करता है? इवैल्यूएशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ दीज सोर्सेज। तो अब ये जो सोर्सेज हैं कितने समय के लिए हमको चाहिए, है ना। हो सकता है कभी कि हमको क्या पार्ट टाइम के लिए चाहिए, है ना, हो सकता है कि हमको फुल टाइम के लिए चाहिए, हो सकता है हमको परमानेंट के लिए चाहिए, हो सकता है हमको टेम्प्रोरी के लिए चाहिए। तो ये सभी एनालाइज होगा, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे कि रिक्रूट करने का हम लोग देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली ही रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आगे का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेज। तो बहुत सारे सोर्सेज, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, कौन कौन सा सोर्सेज? एडवर्टीजमेंट हो गया, वेब पब्लिशिंग हो गया, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, है ना, कंसल्टेंट एजेंसीज हो गया। तो ये सभी कुछ आपका सोर्सेज है। तो इन सोर्सेज को हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट सोर्सेज होगा, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें अभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और भी हम लोग ये सभी सिंपली ओवरव्यू है अभी, है ना। रिक्रूटमेंट ओवरऑल क्या मतलब रखता है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है क्या? तो नेक्स्ट इज इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज। अब हम देख लिए कि कौन कौन से सोर्सेज को हमको अपनाना है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इनवाइट करना स्टार्ट करेंगे लोगों को, है ना। कि अब हम इनवाइट करेंगे कि आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, या फिर अपना रेज्यूमे आप दे सकते हैं, CV भी दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ हम लोग उसके बाद इस प्रोसेस में स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो अब देखिए क्या कि रिक्रूटमेंट हम लोग कर लिए, है ना। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हम लोग देख लिए कैसे कैसे होता है। तो इसमें हम लोग सिलेक्ट कर लिए, फॉर एग्जांपल हम लोग सिलेक्ट करते हैं क्या कि एडवर्टीजमेंट, है ना, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अब न्यूज़पेपर के थ्रू अगर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हम लोग एक ऐड देंगे, है ना, न्यूज़पेपर में ऐड देंगे कि हमको इतने लोगों का ज़रूरत है, इनका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इनका ये पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। तो ये सभी हम लोग कुछ स्पेसिफिकेशन दे दिए, उसमें लिख दिए कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कॉल, है ना, कॉन्टैक्ट हियर, और ईमेल करके आप बता सकते हैं अपना CV, रेज्यूमे, आप जो भी है आप ईमेल कर सकते हैं, है ना। और इंटरव्यू का हम डेट भी वहाँ पे पब्लिश कर दिए कि इतने समय पे इंटरव्यू होगा, तो आप आ सकते हैं उस समय उस चीज़ के लिए। तो अब ये सभी प्रोसेस रिक्रूटमेंट का था। अब रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन होगा, यानी कि जो पर्सन अब यहाँ पे आएंगे,
है ना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे जिनको इनवाइट किया गया है, दोज हु आर इनवाइटेड फॉर व्हाट, फॉर द जॉब, है ना। तो अब वो पर्सन आएंगे और क्या करेंगे कि वहाँ पे इनका बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे हम लोग जो देख चुके हैं वो उसका एग्जांपल लेते हैं। तो स्कूल में जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो एंट्रेंस टेस्ट में बहुत सारा प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट तो यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि सभी को पता है जब स्टार्टिंग सेशन होता है तो उस टाइम एडमिशन होगा, ठीक। फिलहाल उसके बाद अब क्या हो गया कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका अलग अलग तरीके से टेस्ट लिया जाता है। जैसे कुछ रिटन टेस्ट होते हैं, है ना, कुछ आपका इंटरव्यू होता है, ठीक। तो ये सभी चीज़ कुछ प्रोसेस होता है। उसी तरह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं, है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, बहुत तरीके का टेस्ट होता है। ये हम लोग जब सिलेक्शन पढ़ेंगे तो सिलेक्शन में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ये चीज़, है ना। फिलहाल तो ये प्रोसेस है, तो ओवरऑल ओवरव्यू इसका समझिए कि सिलेक्शन में बेसिकली क्या हो जाता है कि सिलेक्शन में हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यानी कि वो जो पर्सन आए हैं तो उनको इवेलुएट करेंगे कि वो कैपेबल है कि नहीं है। कैसे? तो रिटन टेस्ट लेके, है ना, ओरल टेस्ट लेके, फिर इंटरव्यू करा के, ग्रुप डिस्कशन करवा के। तो ये सभी कुछ प्रोसेस होता है सिलेक्ट करने का। उसमें से हम लोग चूज़ करते हैं कि जो पर्सन हमारे कैपेबिलिटी के अनुसार, हमारी स्पेशलिटी के अनुसार जो हम कंटेंट्स दिए थे, है ना, उसके अकॉर्डिंगली वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। लोगों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक। सिलेक्ट करेंगे यानी कि अब जो कैपेबल नहीं है, ओनली कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ और दी पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, है ना, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, तो अब वही पर्सन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, दोज हु आर कैपेबल और कम्पिटेंट फॉर आवर जॉब, जो हमारे जॉब के लिए कैपेबल है ना। जैसे सेल्स का हम लोग एग्जांपल लिए थे, तो सेल्स में अगर मान लेते हैं कि उसमें हम स्पेसिफिकेशन दिए थे कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस 3 इयर्स का होना चाहिए, ठीक, उनका कम्युनिकेशन फ्लुएंसी होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी बोथ फ्लुएंसी होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन में इतना मार्क्स आना चाहिए। ये सभी कुछ हम लोग क्राइटेरिया रखे थे। अब उस क्राइटेरिया को अगर मीट करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्शन करेंगे लोगों का, ठीक। तो ये प्रोसेस था सिलेक्शन का। आफ्टर डैट हम लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ये भी आप लोग स्कूल के एडमिशन के टाइम पे समझ सकते हैं कि जब सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू में आपको कॉल करके बोल दिया जाता है यू आर सिलेक्टेड नाउ, है ना, नाउ यू कैन प्रोसीड। तो अब आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो जिस दिन आप आते हैं स्कूल में, है ना, तो पहला दिन आपको प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के लिए बेसिकली जैसे संत कैरेंस में और ये सभी में होता है आपका, है ना, ओरिएंटेशन, स्कूल्स में ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या कि फैमिलियर करना, है ना। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या बताया जाता है, वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताते हैं कि हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो कैसे डेवलप हुआ, है ना, इसका क्या क्या क्राइटेरिया, इसका क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमारे यहाँ कौन कौन से फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स कौन कौन हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप किसको कंसल्ट कर सकते हैं, आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कौन टीचर रहेंगे, आपके क्लास टीचर कौन रहेंगे, है ना। ये सभी कुछ आपको फैमिलराइज करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप तोड़ते हैं तो आपको क्या पेनल्टी पे करना पड़ सकता है, ये भी चीज़ बताया जाता है। तो ये सभी बेसिकली क्या है, ये सभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स मीन्स व्हाट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फैमिलराइजिंग एन एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उनके बारे में बताया जाता है ओरिएंटेशन। और प्लेसमेंट इज सिंपली पुटिंग दैट पर्सन, है ना, पुटिंग दैट पर्सन टू द पोजीशन और पोस्ट विच द पर्सन हैज़ बीन सिलेक्टेड। जिस पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट किया गया है उसको उस जॉब पे प्लेस किया जाता है ना। होता है ना कि जहाँ पे वो जॉब को मतलब यानी कि जॉब के लिए उनको रखा गया तो उनको दिखाया जाता है कि दिस इज़ योर केबिन, है ना, दीज आर योर वर्क्स, ये आपका काम है, ये आपका केबिन है, आपको इनको रिपोर्ट करना है। ये सभी चीज़ प्लेसमेंट में आता है ना, कि वो प्लेसमेंट करते हैं, है ना। इट इज़ एक्चुअली पोस्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ पर्टिकुलर जॉब फॉर विच ही सी हैज़ बीन चूजन, कि जो भी जॉब के लिए उनको चूज़ किया गया है उस जॉब पे उनको क्या करना, पोस्ट करना, है ना। तो ये हो जाता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, कि उनको एक्चुअल पोजीशन पे जो पोस्ट के लिए उनको अपॉइंट किया गया वहाँ पे
प्लेस करना, और दूसरा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया? इट इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम ऑफ फैमिलराइजिंग दैट पर्सन विद द ऑर्गेनाइजेशन, with the rules and regulation of organization. So next is training and development, है ना। next process is what? it is training and development. तो अब हम लोग को प्लेस कर दिया गया है ना, हम प्लेस कर दिए हैं वर्कर्स को, फैमिलराइज कर दिए हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना। तो अब जैसे कि कोई भी जॉब के लिए लोगों को रखा जाता है तो उस टाइम क्या किया जाता है? उनको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी हम लोग का एक टॉपिक बना है ना इस चैप्टर में। तो फिलहाल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे क्या, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे ही वो चूज़ करते हैं लोगों को, है ना, यानी कि सिलेक्ट कर लिए, प्लेस कर दिए, अब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा कि जिस भी मशीन पे वो काम करेंगे या फिर जो भी एरियाज़ में पर्टिकुलरली वो काम करने वाले हैं, सच एज अकाउंटिंग हो गया, है ना, या फिर जो भी ऑडिटिंग वगैरह हो गया, जो भी चीज़ के लिए उनको अपॉइंट किया गया, तो सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है उनको, है ना। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ सॉफ्टवेयर, अपना सॉफ्टवेयर होता है, अपना मशीन होता है, काम करने का तरीका होता है, तो कुछ समय के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया ही जाता है, काम के बीच में भी, है ना, जैसे कि उनको अपॉइंट कर लिया गया है, हो गया 2 साल 3 साल भी हो गया, तो उसके बाद जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है कि नया टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, इनोवेशंस हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, तो ट्रेनिंग्स हमारा क्या होता है, उनके एटीट्यूड को, स्किल्स को और पॉलिश करता है ना, कि अब वो कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हैं, ठीक, लेकिन और भी उसको अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, ये ट्रेनिंग में प्रोवाइड किया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की उनके स्किल्स के अकॉर्डिंगली, है ना, उनके कंपिटेंस के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो काम कर रहे हैं, प्रेजेंट जॉब पे काम कर रहे हैं, उनके कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है ना, कि फ्यूचर में उनको और स्कोप्स प्रोवाइड करता है, इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करके। जैसे कि क्या कि एक पर्सन को सिंपली सेल्स डिपार्टमेंट में रखा गया है, तो उनको और अलग अलग तरीके का जॉब भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनका डेवलपमेंट हो, आगे चल के वो सेल्स मैनेजर भी बन सके, है ना, पोस्ट उनका बढ़ते रहे, उनका स्किल्स बढ़े, कैपेबिलिटी बढ़े, उनका प्रमोशंस हो, इस चीज़ के लिए भी काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग, है ना। सो दिस इज व्हाट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, तो नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या हो जाता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है आखिर? परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब कि अब जो जॉब के लिए उनको रखा गया है ना, तो उनको, जैसे कि हम लोग मतलब यानी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है, काम उनको यानी कि उनको स्टडी का मौका दिया जा रहा है ना। अब उसके बाद एग्ज़ाम्स भी होते हैं, एग्ज़ाम्स में उनको इवैल्यूएट किया जाता है कि कितने वो कैपेबल हैं, है ना, क्या क्या वो सीखें। ऐसा ही आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज़ को इवैल्यूएट किया जाता है, कितने इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं, है ना, उनको रेटिंग्स प्रोवाइड किया जाता है, उस रेटिंग्स के अकॉर्डिंगली उनका प्रमोशंस होता है ना, आइदर उनको ट्रांसफ़र प्रोवाइड किया जाता है, ट्रांसफ़र, प्रमोशंस और एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, है ना, अलग अलग फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड किया जाता है, ये सभी परफॉर्मेंस अप्रेजल के अकॉर्डिंगली होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिंपली मतलब क्या हो गया कि जो भी वो काम कर रहे हैं, है ना, तो उनको इवैल्यूएट करना और अप्रेज करना, यानी कि उनको प्रोत्साहन देना, है ना। जैसे कि बहुत जगह पे आप लोग देखते होंगे क्या कि उनको अवार्ड दिया जाता है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, है ना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। दिस इज व्हाट, दिस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, दिस इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि वो अच्छा काम किए तो अच्छे काम के लिए उनको अप्रेज किया जा रहा है ना। अगर उनका कुछ इफेक्टिवनेस लैक कर रहा है तो उस पर भी इसमें काम होता है ना, कि आगे चल के और भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जस्ट एज अ मॉनिटर है, मॉनिटर कर रहा है ना, चेक कर रहा है एम्प्लॉयज़ कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, है ना, कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। तो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में क्या होता है कि अब जैसे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनके सैलरीज़ के अकॉर्डिंगली, उनके पोजीशन के अकॉर्डिंगली, है ना, कि उनको प्रमोट करना। अगर उनका जो काम है वो अच्छा है तो उनको प्रमोट करना, है ना, अगर लैक कर रहा है तो उनके लिए भी कुछ अलग से करियर प्लानिंग करना, है ना, कि अगर सपोज कर रहे हैं कि वो सेल्स में अच्छे नहीं है तो मार्केटिंग में अच्छे हो सकते हैं क्या, ह्यूमन रिसोर्स में अच्छे हो सकते हैं क्या, तो ये सभी उनके करियर के लिए भी प्लान करना एक स्टाफिंग का प्रोसेस होता
है ना। तो यहाँ पे प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, यानी कि प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग इज रिलेटेड विथ व्हाट, रिलेटेड विथ बेटर सैलरी, स्टेटस, पोजीशन एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब आते हैं हम लोग लास्ट प्रोसेस। तो लास्ट प्रोसेस इज कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या हो जाता है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव पेड सैलरी, फेयर सैलरी और वेज स्ट्रक्चर एंड शुड गिव इंसेंटिव्स टू दोज हु डिजर्व इट। अब जैसे कि क्या हुआ, परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, तो अब उसमें जो पर्सन इफेक्टिव है ना, जैसे कि एक दिन में 25 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए बोला जा रहा है कि मिनिमम आपको 25 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, कोई मैक्सिमम 35 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, अब तो वो उस जॉब में इफेक्टिव है ना, काम अच्छे ढंग से कर रहा है, तो उनको अच्छा सैलरी, बेटर सैलरी मिलना चाहिए। या फिर अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, उस टाइम के इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंगली, है ना, कि जो महंगाई है उसके अकॉर्डिंगली उनको जॉब में सैलरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सभी भी देखना। तो कंपनसेशन इज ऑल अबाउट देयर फेयर सैलरी, वेजेस, है ना, वेजेस स्ट्रक्चर दैट वन शुड बी प्रोवाइडेड, है ना। दिस मीन्स दैट द जॉब्स must be evaluated and ranked in a manner that contributes to that contribution, है ना, कि अब जो वो काम कर रहे हैं तो अब उनको रैंक भी प्रोवाइड करना है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है तो उनको अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है ना, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सभी किस चीज़ का पार्ट आता है, सभी किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो सभी ये किस चीज़ में आता है, तो कॉम्पनसेशन में आता है ना। तो ये हमारा कुछ प्रोसेस था। प्रोसेस में हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या था। तो सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें हम लोग देखते थे कितने लोगों का ज़रूरत है। फिर रिक्रूटमेंट, तो अब देख लिए कितने लोगों का ज़रूरत है तो उसके अकॉर्डिंगली सर्च करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर सिलेक्शन, जो कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ है, जो कैपेबल है ना, उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करते हैं, यानी कि उनको उनके जॉब पे पहुंचाते हैं और फैमिलराइज करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से। फिर उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि वो जो काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, रेटिंग प्रोवाइड्स कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उनके काम के अकॉर्डिंगली उनको प्रमोशंस प्रोवाइड करना, उनके फ्यूचर करियर प्लानिंग के लिए काम करना, ये भी एक प्रोसेस है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या, कि उनको फेयर सैलरी और वेजेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ये हमारा स्टाफिंग प्रोसेस था। बाकी आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।